हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन की एक सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। आज इसी संदर्भ में हम पार्ट 3 ऑफ द सेम सीरीज दैट इज पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम कंसेप्ट पढ़ेंगे पॉपुलेशन एजिंग का, डेमोग्राफी डिविडेंड का एंड सम पॉपुलेशन कंसेप्ट रिलेटेड टू इंडिया और डेमोग्राफिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पॉपुलेशन एजिंग, व्हाट इज पॉपुलेशन एजिंग? आपने सुना होगा, कई बार टर्म आ जाता है पॉपुलेशन एजिंग। पॉपुलेशन एजिंग इज बेसिकली इंक्रीजिंग इन द मीडियन एज ऑफ अ पॉपुलेशन because of two factors. One is declining fertility rate and second one is increasing the life expectancy or rising life expectancy. Population aging basically दो चीजों से होता है। एक तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, मतलब वहां पे बर्थ रेट कम हो रहा है, और लॉन्गेविटी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। लोग जल्दी ही मृत्यु का शिकार नहीं हो रहे और वो लंबे समय तक जीवन यापन कर रहे हैं। मोस्ट कंट्रीज हैव राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एन एजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड दैट अमर्ज first in the developed countries and now it's evolving towards the developing countries also. The number of people aged 60 years and above has tripled since 1950. जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन भी बोलते हैं, 1950 के मुकाबले वो 3 गुना हो गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर उनकी पॉपुलेशन देखी जाए तो दैट इज 60+ एंड अबव, एंड इट रीच्ड 600 मिलियन इन 2000। 2000 के दशक में, 2000 साल में जब 2000 आया था तब 600 मिलियन इसकी पॉपुलेशन थी, जो कि 2006 में 700 मिलियन होगी। 2006 में सही 6 साल बाद 100 मिलियन बढ़ गई तो 700 मिलियन होगी। एंड इट इज प्रोजेक्टेड दैट द कंबाइंड सीनियर एंड जेरियाट्रिक पॉपुलेशन कुड रीच 2.1 बाय 2050। 2050 तक 2.1 बिलियन हो जाएगी जो पॉपुलेशन है किसकी, सीनियर सिटीजन्स की, जो कि 60 साल से ऊपर के हैं और जिनको हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन भी बोलते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? बेसिकली इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। तो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एजिंग? तो दीज टू आर द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एजिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रीजंस फॉर पॉपुलेशन एजिंग। आइए देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं जो इस पॉपुलेशन एजिंग को कंसेप्ट को बढ़ाने में मेन कॉजेज हैं। पॉपुलेशन एजिंग अराइजेस फ्रॉम बेसिकली टू रिलेटेड डेमोग्राफिक इफेक्ट्स। वन इज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, वन इज इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी, ज्यादा समय तक जीवन यापन करना, एंड सेकंड वन इज डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी और डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, जिससे कि जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल हो रहा है। An increase in the longevity raises the average age of the population by increasing the number of surviving older people. Increase in longevity क्या करता है? जो ओल्ड एज पीपल हैं, ओल्डर पीपल्स हैं, जो कि 60+ एज के हैं, जिनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनकी एज में मुनाफा कर रहा है, उनकी एज लंबी होती जा रही है और वो एक पॉपुलेशन का अहम हिस्सा रह जाते हैं। जो पहले 32 साल 33 साल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, आज बढ़ के 70-80 साल तक हो चुकी है। मतलब लोग ज्यादा समय तक जीवन यापन कर रहे हैं। एंड द डिक्लाइनिंग इन फर्टिलिटी रेट, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बेबीज, and as the effect continues the number of younger people in general also reduces. अगर बर्थ कम होगी, बर्थ रेट कम होगा, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होगा, तो क्या होगा? बेबीज की बर्थ कम होगी। बेबीज की बर्थ कम है लेकिन ओल्डर पीपल लंबे समय तक जी रहे हैं, तो जो यंग पॉपुलेशन है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। जो अमाउंट ऑफ यंगर पॉपुलेशन है, जो कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में यूज कर सकते थे, अल्टीमेटली उसका भी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। ऑफ द टू फोर्सेस, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट नाउ कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एजिंग इन द वर्ल्ड। इन दोनों फैक्टर में से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है? ऑफ द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। Canada has highest per capita immigration rate in the world because
टू काउंटर दी पॉपुलेशन एजिंग। कनाडा के अंदर आप देखेंगे, आज इंडिया के अंदर से भी आप जो हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन अभी जो अदर स्टेट है लाइक राजस्थान, हरियाणा, यहां से भी लोग कनाडा की तरफ बहुत ज्यादा इमिग्रेट कर रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है? बेसिकली कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो इस हिसाब से, वहां की जो पॉपुलेशन है, नेटिव पॉपुलेशन है, दैट वाज अंडरगोइंग द पॉपुलेशन एजिंग इशू। वहां पे क्या थे, ओल्डर पीपल ज्यादा थे, यंगर पीपल कम थे, तो वहां के लिए जो काम करने वाली पॉपुलेशन थी उसकी कमी हो गई थी। कमी हो गई थी तो उसको जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अदर देश से लोगों को बुलाना पड़ रहा था, तो इन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट रखा और इजी रखा, फ्लेक्सिबल रखा। इसीलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पर कैपिटा इमिग्रेशन है वो कनाडा का दुनिया में सबसे ज्यादा है, टू काउंटर दी पॉपुलेशन एजिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं इंडिया से रिलेटेड डेमोग्राफी, जो पॉपुलेशन कंसेप्ट है वो इंडिया से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इंडिया हैज विटनेस्ड ह्यूज चेंज इन दी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इंडिया ने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा चेंज देखा है। सबसे पहले 1951 सेंसस के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जो पॉपुलेशन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ी जो थी वो 1951 सेंसस के बाद पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, ठीक है। एंड इट हैज आल्सो विटनेस्ड द डिक्लाइन इन टोटल फर्टिलिटी रेट। जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, पहले एक एक महिला के 10-10, 8-8 बच्चे होते थे, वो भी कम होना शुरू हुआ, ठीक है। ऑन द प्लस साइड देयर हैव बीन इंप्रूवमेंट इन वेरियस मोर्टेलिटी इंडिकेटर। जो पॉजिटिव साइड में क्या है कि यहाँ पे जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये जो वैल्यूज थी, ये जो इंडिकेटर से इनमें अल्टीमेटली कमी आई, ये प्लस पॉइंट था। बट देयर ऑल्सो एग्जिस्ट सर्टेन इम्पीडिमेंट्स टू रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड, प्रोवाइडिंग देम स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड ऑल्सो जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। बेशक मोर्टेलिटी रेट्स में कमी आई है, लेकिन हमें इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन का बेनिफिट उठाने के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना पड़ेगा, स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी उस पॉपुलेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट घटाना पड़ेगा, तभी हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर सकते हैं। इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन इज वन ऑफ द अपर हैंड्स दैट इंडिया में हैव ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। What is needed is the steps in the right direction to harness the potential of the demographic dividend or that large younger population that we can harness। हम इंडिया के पास इतना यूथ है, इतनी यंगर पॉपुलेशन है कि अगर हम इसको बहुत ही अच्छे इसके पोटेंशियल को यूज करें तो इंडिया इस पॉपुलेशन की जो इतनी बड़ी आबादी है उसको समस्या ना लेके ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत अच्छा पार्ट अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें हमारी पॉपुलेशन को स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और उनका अल्टीमेटली एजुकेशन और लिटरेसी लेवल अच्छा करके उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं, इंडिया के कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की अभी करंटली जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में है उसमें इंडिया का करीबन 17.5% हिस्सा है। इंडिया करंटली हैज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब पूरे दुनिया में 100 लोग हैं तो 17.5 लोग तो भारत के हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है एंड दिस इज 4 टाइम्स द पॉपुलेशन इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी 34 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो कि अभी इसका 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है करंट रेट देखा जाए तो। एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 150 करोड़ बाय 2030 एंड 166 करोड़ बाय 2050। मतलब दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इंडिया में है। 2050 तक तो 166 करोड़ लोग भारत के अंदर होंगे। और इंडिया के ने अभी अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर्स में देखा जाए तो चाइना को सरपास कर दिया है एंड इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड।
इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी डिक्लाइन कर रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स में चेंजेस आए हैं। 2021 की देखा जाए तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो नीचे आके 2 हो गया था। मतलब एक महिला के करीब 2 बच्चे होते हैं। टोटल फर्टिलिटी देख मान लीजिए किसी के 3 है, किसी का 1 है, किसी के है नहीं, किसी का 4। तो एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो वो है 2। ठीक है। और जबकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1950s में कितना था, टोटल फर्टिलिटी रेट था 6। तो मतलब डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। जहां एक महिला के पहले 6 बच्चे होते थे, अब घट के 2 बच्चे रह गए हैं। Several states have reached a TFR of 2 except for some of the state like बिहार, यूपी, झारखंड, मणिपुर, मेघालय। ये वो स्टेट हैं जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से ज्यादा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट ने कंट्रोल कर लिया है फर्टिलिटी रेट को, और इट हैज रीच्ड एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ 2। ठीक है। जो ये स्टेट हैं जो नहीं कर पाए, बिहार, यूपी और झारखंड, मणिपुर एक्सेट्रा, इनका क्या इश्यू है, क्यों मेन कॉजेज हैं? सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ पे हाई इलिटरेसी लेवल है। यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है। यहाँ पे रैम्पेंट चाइल्ड मैरिज है। ठीक है। बाल विवाह की प्रथा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। हाई लेवल ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे ज्यादा है। एंड लो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, विमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम है, वो ज्यादातर गृहिणी बन के ही रह जाती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस बहुत कम है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए। एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड डिसिसिव से अमंग विमेन, विमेन की जो डिसीजन मेकिंग है और इकोनॉमिक डिसीजंस हैं परिवार के, उसमें इतनी से नहीं दी जाती, उनकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। ये सारे रीजन है कि ये स्टेट टोटल फर्टिलिटी रेट 2 को अचीव नहीं कर पाए, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। हमारे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, गिरावट आई है। मतलब जो पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था, वो पहले बहुत ज्यादा था, जो कि अब ड्यू टू बेटर मेडिकल कंडीशन, बेटर लिविंग कंडीशन कम हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी काफी अच्छी बढ़ गई है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 32 ईयर्स होती थी 1947 के अंदर, 32 ईयर्स थी 1947 में, मतलब एक आदमी की अधिकतम उम्र 32 साल के करीब होती थी। वो अब अच्छी मेडिकल कंडीशन, अच्छी सुविधाओं के होने से 70 ईयर्स हो गई है 2019 के अंदर, कि एवरेज एक मनुष्य 70 साल तक जी पा रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो जहां जिसको हम बोलते हैं कि जो जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक जो बच्चे एक्सपायर हो जाते, 1 साल की उम्र तक जो बच्चे, जन्म से लेके 1 साल की उम्र तक जो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, हम उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। और नियोनेटल मोर्टेलिटी जब होता है जब वो 1 महीने से लेके 0 से लेके 1 महीने तक हो जाते हैं। ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 133 था 1951 के अंदर, ठीक है, वो अब बढ़ के उसको घट के 27 हो गया है, 27 आ गया है 2020 में। मतलब 27 बच्चे ऐसे हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का शिकार होते हैं। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो 5 साल से कम उम्र, कम कम के 0 से 5 साल तक के जिनकी मोर्टेलिटी होती है, डेथ हो जाती है बचपन में, वो 250 थी कब, हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो अब घट के 41 हो गई है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि जन्म देते समय माता की मौत हो जाती थी, मदर्स की डेथ हो जाती थी, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी 2000 था 1940 में, मतलब 2000 महिलाएं, ठीक है, वो एक्सपायर हो जाती थी पर लाख में से, जो अब घट के 103 हो गया है 2019 के अंदर, 103 हो गया है। ठीक है। तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी ड्यू टू बेटर कंडीशंस, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है, ये सब इनकी वजह से ये मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हुए हैं। तो और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है इंडिया के लिए। A larger population is perceived to mean greater human capital, higher economic growth and improved standard of living.
जो लार्जर पॉपुलेशन है अगर उसको हम अच्छे से डिविडेंड को रीप करें, उसको अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करके एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ह्यूमन कैपिटल साबित हो सकता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में सहायता कर सकता है और अल्टीमेटली यहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज हो सकता है। बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इज ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू हायर वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड लोअर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो ये सब अगर उनको अच्छी फैसिलिटी दी जाए तो वर्किंग पॉपुलेशन क्या होगी, हायर होगी, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन कम होगी और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इन द लास्ट 7 decades the share of working age population has grown from 50% to 65%, resulting in remarkable decline in the dependency ratio। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि जो घर के जो कमाने वाले लोग हैं उनकी कमाई पे कितने लोग डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो अभी 1950s के मुकाबले बहुत ज्यादा घटा है और जबकि पहले 50% लोग वर्कफोर्स में काम करते थे, ये 15% बढ़ के अब 65% ऑफ द पॉपुलेशन कम्स अंडर द वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, एज पर दी WPP रिपोर्ट 2022, यूएन की WPP रिपोर्ट है 2022 की, इंडिया विल हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स ग्लोबली। इंडिया जो होगा आने वाले फ्यूचर में, इट विल हैव द लार्जेस्ट वर्कफोर्स और इन द नेक्स्ट 25 years 1 in 5 वर्किंग एज ग्रुप पर्सन्स विल बी लिविंग इन इंडिया। आने वाले 25 साल में देखा जाए तो हर 5 में से एक वर्किंग पर्सन इंडिया से ही होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक इंपॉर्टेंट यूपीएससी और अदर सिविल सर्विस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम, उनका एक इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे मेंस के एग्जाम हो चाहे प्रीलिमिनरी। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैंने भी कई बार अभी जिक्र कर दिया है ड्यूरिंग द लेक्चर, टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो व्हाट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू the growth in an economy, refers to the growth in an economy that is the result of change in the age structure of a country's population. The change in the age structure is typically brought by declining in fertility and mortality rate. Demographic dividend वो होता है जी कि जब फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज रहेगी, उसको हम अच्छी स्किल देके और अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देके उसके हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करें, उसको हम बोलते हैं रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो इट रेफर्स टू द ग्रोथ इन इकोनॉमी that is the result of change in the age structure of the population, and this change in age structure is typically brought by declining fertility and mortality rate. The demographic dividend comes as there is an increase in the working population's productivity which boosts the per capita income. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कब आता है? जब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और उस प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव हुआ है। द फर्स्ट पीरियड ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन लास्ट फॉर 50 or more years and the second period can last indefinitely as an aging population invest in various investment vehicle। जो फर्स्ट फेज होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की वो 50-60 साल तक चलती है और जो सेकंड फेज होती है वो इनडेफिनाइट चलती है, क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे और उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। There are basically 4 main areas where a country can find the demographic dividend। 4 मेन एरिया है डेमोग्राफिक डिविडेंड के। उससे क्या होगा सबसे ज्यादा? तो सबसे पहला है सेविंग्स। ड्यूरिंग द डेमोग्राफिक पीरियड पर्सनल सेविंग्स ग्रो एंड कैन बी यूज्ड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अच्छा फायदा होता है कि सेविंग्स इंक्रीज होती हैं। सेविंग्स इंक्रीज होंगी तो पैसा आएगा और उसको अगर जरूरत के समय पे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में लगाया जा सकता है।
लेबर सप्लाई बढ़ेगी, लेबर सप्लाई बढ़ेगी तो मोर एंड मोर वर्कर्स विल बी एडेड टू दी लेबर फोर्स इंक्लूडिंग मोर वीमेन। ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा विद फ्यूअर बर्थ्स, पेरेंट्स आर एबल टू एलोकेट दी मोर रिसोर्सेज पर चाइल्ड लीडिंग टू बेटर एजुकेशनल एंड हेल्थ आउटकम। क्या रहेगा कि फर्टिलिटी रेट कम होगा, तो अगर फर्टिलिटी रेट कम है, एक परिवार में संतान कम है, ठीक है, तो उसमें जो पेरेंट्स हैं वो एक तो एक बच्चे के ऊपर या दो बच्चों पे पढ़ाई पे और उसकी लिविंग कंडीशन पे खर्चा करें, एक सात बच्चों के करें, तो अल्टीमेटली दो बच्चों के या एक बच्चे पे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज हो पाएंगे और वो ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी पर कैपिटा इज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन दी डिपेंडेंसी रेशियो। अल्टीमेटली कम बच्चे होंगे या तो क्या है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी एक फैमिली की उस पे डिपेंडेंसी रेशियो भी कम होगा, लोग जो काम करने वाला व्यक्ति है, वर्किंग पर्सन है ऑफ द फैमिली, उस पे डिपेंड होने वाले भी कम होंगे, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी, पर कैपिटा इनकम बूस्ट होगी। बोटलनेक्स इन रीपिंग द इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया के पास पॉपुलेशन तो बहुत है और वो भी वर्किंग पॉपुलेशन भी है, लेकिन क्या बोटलनेक्स हैं जो इंडिया को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड फुल पोटेंशियल पे हार्वेस्ट करने में बोटलनेक साबित हो रहे हैं, रुकावट साबित हो रहे हैं? क्या क्या है ये देखते हैं। कंसर्न्स रिगार्डिंग लेबर फोर्स। India's labor force is constrained by the absence of women and only 1/4 of women are employed. सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि महिलाओं को वर्क फोर्स में शामिल नहीं किया जा रहा, जब सिर्फ 25% पार्टिसिपेशन ही है महिलाओं का वर्क फोर्स में, उनको ज्यादातर घर के कामों में ही लगाया जाता है। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट इज नॉट अप द मार्क, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। एंड द कंट्रीज वर्क फोर्स लैक्स दी बेसिक स्किल, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ और हमारी कंट्री के जो बेसिक स्किल्स वर्कफोर्स है वो बेसिक स्किल्स नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। इंडिया विल बी हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बट इट्स एम्प्लॉयमेंट रेट आर स्टिल वन ऑफ द लोएस्ट। जबकि भारत के पास सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो बहुत इंडिया वर्ल्ड के अंदर बहुत ही पुअर है। सेकंड इज सेक्स रेशियो स्टिल डिसअपॉइंटिंग। अनदर डेमोग्राफिक कंसर्न ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इज मेल डोमिनेंट सेक्स रेशियो। हमारा जो सेक्स रेशियो है वो भी बड़ा चिंता का विषय है। हमारा 1951 में 946 फीमेल पर 1000 मेल था, जो कि अभी 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें 943 फीमेल पर 1000 मेल था, और 2022 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अभी सेंसस के फिगर्स नहीं आए, बट इट विल बी अराउंड 950 फीमेल्स पर 1000 मेल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो सेक्स रेशियो है वो वरिंग रहा है, चिंता का विषय रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है, फीमेल मोर्टेलिटी रेट है, उसमें इश्यूज हैं, चाहे वो बोथ प्री नेटल हो चाहे पोस्ट नेटल हो, जन्म से पहले या जन्म के बाद लड़की और जो बर्थ होती है उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उनको मार दिया जाता है। तो नाउ वन ऑफ द 3 गर्ल्स मिसिंग ग्लोबली ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन इज फ्रॉम इंडिया। 3 में से एक जो बच्ची है वो भारत से है, जो मिसिंग होती है ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन। का जो थर्ड पार्ट है वो है हंगर, भूखमरी। अभी तक हमारी इंडिया में रैम्पेंट भूखमरी है। एवरी अदर वीमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन इंडिया इज एनीमिक। एनीमिक है, हर जो रिप्रोडक्टिव एज में वीमेन है वो एनीमिक है, उनको प्रॉपर फूड नहीं है, भूखमरी का शिकार है। एंड एवरी थर्ड चाइल्ड बिलो 5 इज स्टंटेड। हर तीसरा बच्चा एक स्टंटेड है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं। इंडिया स्टैंड्स 101 आउट ऑफ 116 नेशन इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 116 देशों में से हमारा 101वां नंबर है। मतलब हमारी भूखमरी की तादाद देखा जाए तो हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति है, ठीक है, विच इज प्रीटी डॉन्टिंग फॉर अ कंट्री विच हैज द मोस्ट एक्सटेंसिव वेलफेयर प्रोग्राम लाइक पीडीएस एंड मिड डे मील स्कीम। ये इतने एक्सटेंसिव प्रोग्राम होने के बाद भी हमारा
जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके अंदर हमारा इतना नीचा रैंक है। हेल्थ डिजीज का बर्डन हमारे ऊपर, इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर हेल्थ डिजीज का, इकोनॉमी के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीज है उनका बहुत बड़ा बर्डन है। शुरू में तो जब इंडिया आजाद हुआ था तब तो हम कम्युनिकेबल डिजीज से ही लड़ रहे थे, लेकिन अब जो ज्यादा ट्रांजिशन हुआ है वो हमारा जो 62% ऑफ द टोटल डेथ आर फ्रॉम एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हमारी 62% डेथ हो रही है इंडिया के अंदर। इंडिया इज अ ग्लोबल डिजीज बर्डन लीडर। देखिए क्या टर्म हमारे लिए यूज होती है, इट इज अ ग्लोबल डिजीज बर्डन लीडर एज द शेयर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैज ऑलमोस्ट doubled since 1990s. It is a home to over 8 करोड़ पीपल्स विद डायबिटीज। शुगर की समस्या, डायबिटीज की समस्या, करीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज की समस्या है। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन अकर्स इन इंडिया अलोन। हमारे ऊपर एयर पोल्यूशन की जो वजह है उस वजह से 25% डेथ हो जाती है। एंड इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी उस लेवल पे नहीं आया है, वो बहुत ही इनएडिकेट लेवल पे है, क्योंकि इंडिया की पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग बहुत ही लो है और 1 या 1.5% ऑफ द जीडीपी ही हम स्पेंड करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि दुनिया के अंदर बहुत ही लोवेस्ट परसेंटेज है। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इससे निपटने का क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमें एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारी सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा सेविंग्स का पार्ट एल्डरली पॉपुलेशन देती है, तो हमें हमारी एल्डरली पॉपुलेशन का बेनिफिट उठाना पड़ेगा। उनको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ स्किल्स देने पड़े, कुछ काम, सो दैट दे हेल्प इन दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एफर्ट्स फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अच्छे एवेन्यूज तलाशने पड़ेंगे। हमारी वर्क फोर्स को स्किल करना पड़ेगा, और जो जेंडर गैप है वर्क फोर्स के अंदर, वो भी जो जेंडर गैप है, जेंडर डिवाइड है, उसको भी ब्रिज अप करना पड़ेगा, क्लोज लाना पड़ेगा। महिलाओं का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में इंश्योर करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारे लिए वे फॉरवर्ड है इंडिया के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी आए हुए हैं। अभी ईपीएफओ से रिलेटेड जो एपीएफसी एग्जाम है उसमें भी आने की संभावना हो सकती है। इस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। ये 2019 में क्वेश्चन आया था। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज मशीन्स, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, or the level of mutual trust and harmony in the society. So the correct answer will be related to social capital. Correct answer क्या होगा? लिटरेट्स देखा जाए तो ये भी नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ह्यूमन, ये इकोनॉमिक कैपिटल है। सिमिलरली ये पॉपुलेशन, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। जैसा कि मैंने बताया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ फेवरेट सब्जेक्ट टू यूपीएससी, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, ये 2011 में आया था। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों है इंडिया के अंदर? इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स, नो। इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 15 to 64 ईयर्स, यस। इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबो 65 ईयर, नो। इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन, नो। Though its high population, total population can be answer, but demographic dividend हम किसका रीप कर रहे हैं? 15 to 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है उसका। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखे थे। तो आज के लिए पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के लिए जो टॉपिक है उसके अंदर इतना ही। अगली क्लास में हम ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद एजुकेशन, स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे फोकस्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।